अस्सलाम वालेकुम जी। Hypnotism, hypnotic trance, and sports performance. That is what we had been talking about in the last lectures. आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्किल्स की। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम नफ्सियाती स्किल्स कहेंगे, जिनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है, और क्या उन स्किल्स की ट्रेनिंग पॉसिबल है ताकि उन साइकोलॉजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग की बेसिस पर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। इससे पहले हमने देखा था हिप्नोसिस के जरिए से कैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे असर डाला जा सकता है और उसको बेहतर किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वालों ने कौन कौन सी न्यू एवेन्यूज को एक्सप्लोर करके उसके कनेक्शंस बनाए हैं स्पोर्ट्स के साथ और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स जो है दैट इज ए $1 billion business. Billions of dollars are spent related to generated by sports. तो इसलिए the best technology is also available on the part from psychologists to improve sports performance. इसमें हमने अभी तक जो देखा था पिछले लेक्चर्स के दौरान, वो देखा था कि हिप्नोसिस का स्पोर्ट्स पर क्या असर है, क्या ताल्लुक है, और आज देखेंगे कि स्किल्स ट्रेनिंग का स्पोर्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है। Let us take a view of what we had seen in the last lecture. We talked about the hypnotic trait issue. We said that there is a general trait in some people to come into or under a hypnotic trance. Then we talked about certain applications of hypnosis. Then we talked about the phases of the hypnotic trance, particularly related to sports. And then we talked about self versus heterohypnosis. And then we talked about how hypnotic trance or effectiveness of hypnosis can be improved. और आखिर में हमने देखा था कि हिप्नोसिस का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के साथ कितना ताल्लुक है और कैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हिप्नोसिस के जरिए से बेहतर बनाई जा सकती है। आज देखेंगे कि साइकोलॉजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग की क्या अहमियत है, साइकोलॉजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग का क्या ताल्लुक है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ, क्या साइकोलॉजिकल स्किल्स को बेहतर बना के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। ये चीज़ें, इन पे हम गौर करेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजिकल स्किल्स को मेजर किया जा सकता है। क्या साइकोलॉजिकल, हमने आपको बताया है कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स कैन बी मेजर्ड, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ साइंस। And if psychology proclaims itself to be a science, and we know that psychological skills exist, then we must have measures for psychological skills. Well, that is exactly what sports psychologists have done. They have developed psychological skills measures, and we will talk about them too. फिर हम ये भी बात करेंगे कि इस स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या ट्रेनिंग के जरिए से ये स्किल्स, I'm not talking about athletic skills, not talking about sports person skills. We are talking about psychological skills. Can we improve them? That's what we are going to talk about. Let us go forward of this and let us take a look at some of the things that we are going to talk about. That is psychological skills training. This relates to the effectiveness of psychological interventions in sports programs. आज से 50-60 बरस पहले माहिरीन नफ्सियात और खेलों से मुतल्लिक माहिरीन जो थे, वो ये समझते थे कि साइकोलॉजिकल स्किल्स को बेहतर करने से
स्पोर्ट्स पे मिनिमल असर पड़ता है या असर पड़ता ही नहीं। आप जानते हैं कि हमने इस मजमून की तारीख में आपको बताया था कि रिसेंट पास्ट में माहिरीन नफ्सियात ने देखा है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के साथ गहरा ताल्लुक है। We know, for instance, that relaxation procedures, we know, for instance, that energizing procedures, we know, for instance, that imagery, we know, for instance, that hypnosis, all of these factors play a dominant role in improving sports activities, sports performance. All of these are different types of psychological skills. That's what we are going to talk about. Let us take a look at the effectiveness of psychological intervention programs. इससे क्या मुराद है कि वो प्रोग्राम, वो तरीक़ा कार जो माहिरीन नफ्सियात ने ईजाद किए हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने से मुतल्लिक। आपका क्या ख्याल है? क्या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है, क्या नफ्सियाती तरीका हाय कार जो हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं आपके ख्याल में? लेट मी गिव यू ए रिव्यू ऑफ द रिसर्च that has been undertaken. Up to the 90s, people had researched, taking a look at 45 different studies. 45 मुख्तलिफ किस्म के तहकीकी मुताला को माहिरीन नफ्सियात ने जांचा और देखा कि उन मुतालों में, उन स्टडीज़ में क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक दिखाई दिया है between sports performance and psychological intervention. And what did the psychologists find? They found that keeping in view the 45 studies that were undertaken related to psychological interventions impact upon sports performance, it was shown that psychological intervention improves sports performance to a degree of 85%. And where does this increase in performance take place? A number of psychological areas have also been identified where psychologists have seen that improvement takes place as a result of psychological intervention. What are those areas that improve? Number one, the self-confidence of the sports person increases. Number two, his focusing of attention increases. Number three, his energizing efforts increase, become better. Number four, athletic performance generally becomes better. इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का तारुफ कराना चाहूँगा, and the concept is मेटा एनालिसिस इन रिसर्च। ये हमने पहले भी जिक्र किया है और आइंदा भी इसका जिक्र रहेगा। इस ज़िमन में इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिसर्च वन मोर टाइम। व्हाट इज मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस इज दैट साइकोलॉजिस्ट्स टेक ए लुक एट research conducted on a particular topic related to a particular area in the last 10 or 15 years. पिछले चंद दिहाइयों में, पिछले 40-50 बरसों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में तहकीक जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। Lots of people have undertaken research related to psychology of sports persons. Therefore, we have a lot of literature, lot of psychological studies related to psychological intervention in sports. When psychologists collect all those studies undertaken in the last 10, 15, 20 years and then conduct an analysis on those studies, what those studies show, what those studies highlight,
That effort is called a meta-analysis. अभी जो हम जिक्र कर रहे थे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का, that is related to the meta-analysis conducted on the effect of psychological intervention on sports performance. And in that meta-analysis, it was observed that there is 85% improvement in sports performance of sports persons as a result of psychological intervention. उम्मीद है आप मेटा एनालिसिस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी बिना पे माहिरीन नफ्सियात ने देखा है कि स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के जरिए से बेहतरी की जा सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है, फोकसिंग ऑफ अटेंशन बेहतर की जा सकती है, रिलैक्सेशन बेहतर की जा सकती है, उसकी एनर्जाइजिंग बेहतर की जा सकती है, और इन सब की वजह से एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस पर बेहतर असर पड़ता है. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स. चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि माहिरीन नफ्सियात स्किल और मेथड किसे कहते हैं. व्हाट आर साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड व्हाट आर साइकोलॉजिकल मेथड्स. Psychologists related to sports distinguish between psychological skills and psychological methods. Methods are the practices, वो तरीका हाय कार जिन पे अमल किया जाता है, जो अपनाए जाते हैं. They are psychological methods. जिन चीजों को बेहतर बनाया जाता है, जिन चीजों पे निगाह खास की जाती है, these are skills. So psychologists distinguish between psychological methods and psychological skills. Psychological methods are techniques or strategies for practicing that lead to improvements in psychological skills. Methods include, आप बताइए कौन कौन से methods हैं, आपने उनका मुताला किया है. फिर मैं आपसे स्किल्स के बारे में भी पूछूंगा, क्योंकि आपने स्किल्स का भी मुताला किया है. साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्किल इंप्रूवमेंट इंक्लूड गोल सेटिंग. रिमेंबर, इफ द एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन सेज, आई एम गोइंग टू रन दोज 100 meters in 10 seconds dead, that is an example of goal setting. I am going to jump that bar. If a young lady who's a high jumper says, I'm going to achieve the target of jumping over that bar at 6 feet within the next 3 months, that is an example of goal setting. This is an example of psychological method to set a goal. Another method is self-talk. याद आया आपको? Positive self-talk. If the tennis player says, I'm going to get that first serve across the net right into the कोर्ट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक. और हमने आपको याद है ये बताया था कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स जो हैं, उन्होंने ऐसे दर्जनों सेल्फ टॉक के तरीके अपना रखे हैं, जिनके जरिए से, जिन पर चल के वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेथड्स दैट साइकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड, that psychological methods that are used for improvement. And what are some of the skills? Skills are those learned characteristics, those learned technologies, जिन methods पे चल के जो athlete सीखता है, those are the skills. And what are some of the skills? Some of the skills include the ability to focus attention. Another skill is to improve one's self-confidence. Another skill is to bring down one's overcharged anxiety. Another is to control one's level of arousal. Another is to improve upon one's self-confidence. ये तमाम skills हैं. वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे, उनकी सवानें पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज देखें,
उनके इंटरव्यूज आप सुने, उनके इंटरव्यूज आप टीवी या फिल्म में देखें, तो वो बार बार ये कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एथलीट्स ये कहते पाए जाएंगे कि उनकी कोशिश होती है कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले वो रिलैक्स करें, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट न होने दें, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले वो अपनी एंजाइटी को अपने कंट्रोल में कर लें। और एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स जो वर्ल्ड में, दुनिया में टॉप क्लास हैं, वो ये कर पाते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द स्किल्स। Psychologists make a difference between methods and skills. Methods are the procedures, skills are the achievements. Do not confuse these two things. Let us go forward of this and take a look at measurement of psychological skills. Science का तस्वर है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको मेजर भी किया जा सकता है, और अगर स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, साइकोलॉजिकल स्किल्स हम कहते हैं एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको मेजर भी किया जाना चाहिए। माहिरीन नफ्सियात यही कोशिश करते हैं और इसी ज़िमन में उन्होंने बहुत से टेस्ट्स या मेजरमेंट्स भी बनाए हैं। लेट अस टेक ए लुक एट सम ऑफ दोज मेजरमेंट्स that psychologists, modern sports psychologists, are using these days to measure the skills that a sports person may have. देखिए, अगर माहिर नफ्सियात ने एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्किल को बेहतर बनाना है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका बेसलाइन डेटा क्या है। वेयर इज द स्किल एट दिस पर्टिकुलर स्टेज इन ए स्पोर्ट्स पर्सन, सो दैट ही कैन और शी कैन ब्रिंग अबाउट एन इंप्रूवमेंट इन दैट स्किल। जब डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है तो मेजर करता है मरीज का टेम्परेचर, मरीज का ब्लड प्रेशर और दूसरी अलामात, ताकि वो देख सके कि ये अलामात जो हैं ये किस लेवल पर हैं और इनको इसने किस लेवल पर लेकर आना है। टेम्परेचर को और ब्लड प्रेशर को कितना कम करना है। माहिरीन नफ्सियात भी बिल्कुल यही तरीका कार इख्तियार करते हैं टू इम्प्रूव साइकोलॉजिकल स्किल्स फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस in athletes and sports persons. And that is how, and that is where, and that is why they have developed various measures of measuring these psychological skills that are required, that are relevant to sports. Let us take a look at some of the measures that psychologists have developed in the recent past that measure psychological skills particularly related to sports. याद रखिए कि हम उन साइकोलॉजिकल स्किल्स का जिक्र कर रहे हैं, उन साइकोलॉजिकल स्किल्स की मेजरमेंट का जिक्र कर रहे हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। हमारे पास अब तक, माहिरीन नफ्सियात के पास अब तक दर्जनों, सैकड़ों, हजारों मेजरमेंट्स मौजूद हैं। आप भी बहुत से मेजरमेंट्स के बारे में जानते हैं। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी थियोरी में, इंटेलिजेंस में, आपने तमाम पेपर्स में ये इन स्किल्स, इन मेजर्स के बारे में पढ़ा होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मेजर्स दैट रिलेट टू साइकोलॉजिकल स्किल्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इससे पहले कि मैं आपसे उन मेजर्स का जिक्र करूं, मैं एक दो बातों का अयादा करना जरूरी समझता हूं। वो क्या है? दोज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट रिलेट टू द नेचर ऑफ मेजरमेंट। ए मेजरमेंट must be valid, reliable and standardized. Remember what that means? That a measurement that psychologists may develop
to measure anything, and in that context we are talking about psychological skills measurement that sports psychologists have devised to measure the skills that sports persons need. उसके बारे में माहिरीन नफ्सियात भी यही कहते हैं कि वो मेजर्स भी वैलिड, रिलायबल और स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए. ये क्या है वैलिड होना किसी मेजरमेंट का, और ये क्या है रिलायबल होना किसी मेजरमेंट का, और ये क्या है स्टैंडर्डाइज्ड होना? याद आया आपको? You are absolutely right. Valid means, or validity refers to a measure's ability to measure, to quantify whatever it is supposed to measure. अगर एक measurement, एक टेस्ट ऐसा है जो measure करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो फिर उस टेस्ट को सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मेजर करना चाहिए, अटेंशन ऑफ फोकस नहीं मेजर करना चाहिए. और अगर एक टेस्ट मेजर करता है फोकस ऑफ अटेंशन को, तो फिर उस टेस्ट को फोकस ऑफ अटेंशन ही मेजर करना चाहिए, कोई और चीज नहीं मेजर करनी चाहिए. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय वैलिडिटी. द अदर क्राइटेरिया ऑफ ए गुड मेजरिंग डिवाइस, एज यू रिमेंबर, इज रिलायबिलिटी. एंड व्हाट इज रिलायबिलिटी? दैट इट यील्ड्स कंसिस्टेंट स्कोर्स. अगर एक शख्स का एक मेजर पे आज स्कोर 100 है, तो उस शख्स का उसी मेजर पे 4 दिन के बाद भी स्कोर जो है वो 100 या उसके लगभग ही होना चाहिए. क्योंकि हम जानते हैं कि किसी शख्स की एथलेटिक एबिलिटी में या एथलेटिक स्किल में 2-3 दिनों में कोई इनकलाबी रेवोल्यूशनरी डिफरेंस नहीं आ सकता, कोई रेडिकल डिफरेंस नहीं आ सकता. अगर वो मेजर आपको रेडिकल डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपको शक होना चाहिए कि मेजर में कोई प्रॉब्लम है. तो ये दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिलायबिलिटी, दैट ए मेजरिंग डिवाइस yields consistent scores over a given time period. And the third thing related to that is standardized. Standardized means that the test or the measure is applicable to all kinds of sports persons. ये नहीं कि सिर्फ गोरे रंग के स्पोर्ट्स पर्सन्स को एप्लीकेबल है, या सिर्फ काले रंग के लोगों स्पोर्ट्स पर्सन्स पे एप्लीकेबल है, या सिर्फ उन स्पोर्ट्स पर्सन्स पे एप्लीकेबल है जो खास तरह का नुक्ता निगाह रखते हैं. No, it should be applicable to a wide variety of sports persons. So these are the 3 criteria that we talk about when we talk about measurements in psychological terms. Let us now look at some of the measures that relate to skills that we were talking about. In that context, the first measure is, as you can see, PSIS, which stands for Psychological Skills Inventory for Sports. The inventory measures the psychological skills relating to anxiety control, concentration, confidence, mental preparation, motivation, and team orientation. PSIS 5 is a measure that measures a person's control of his or her anxiety, confidence, concentration, mental preparation, motivation, and team orientation. Psychologists have found this test to be very useful. Another one is called ACSI, Athletic Coping Skills Inventory, developed by Smith and Schutz. And what does this inventory measure? The Athletic Coping Skills Inventory. It measures a person's skill to cope with adversity. जब वो हार रहा हो या जब वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के दौरान किसी अच्छी पोजीशन में ना हो, how far can the sports person cope with that adversity? This scale also measures peaking under pressure. Peaking का क्या मतलब है?
giving your top performance. These measure also measures or quantifies goal setting. It also quantifies mental preparation. It also quantifies, can measure freedom from worry, the ability to concentrate, confidence. It also measures achievement, motivation and coachability. दो बातें हैं इसमें जो मैं आपसे मजीद इनका डिटेल से जिक्र करना चाहूंगा, एक पीकिंग और एक कोचबिलिटी. बाज लोग जो हैं वो अपने कोच के सजेशंस को, इशारों को, मशवरों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, और बाज लोग जो हैं वो अपने कोच के इशारों को, मशवरों को पूरी तरह से समझ के उनको अडॉप्ट करते हैं. The formers have less coachability and the latters have more coachability. वो लोग जो अपने कोच के मशवरों को समझ के उन पर अमल करते हैं वो कोचेबल हैं, और रिसर्च ने दिखाया है that those people who are coachable are better in skills orientation and skill achievement. दूसरी बात जो इस ज़िमन में है, लफ्ज़ जो और टर्म जो इस्तेमाल हुई है, that is the term of peak or peaking. Peak is the top experience performance that a sports person is capable of giving. मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि क्रिकेट का या हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है. Where would you expect your best performer to give his best performance? In the round matches, or in the quarterfinals, or in the semifinals, or would you like him to give the peak performance in the final? Obviously, you would like him to give the peak performance in the finals. That is not to say that he should give bad performance in the semi-finals, the quarterfinals, and the round matches. He should be able to give good performance, but his top performance must come in the finals, because that is where the cup stands. Some people have that skill to be able to give the peak performance even when there is pressure, and some people lack that skill. This test measures that skill, peaking under pressure. तीसरा टेस्ट जिसके बारे में आपने जानना है, that is called TOP, or Test of Performance Strategies. This test or this measure quantifies such skills as self-talk, emotional control, goal setting, and avoidance of negative thinking. TOPS, Test of Performance Strategies, is the third kind of measure that quantifies psychological skills that impact sports performance. And what are those psychological skills that this test measures? Some of the skills that this test called the TOPS measure include self-talk, goal setting, and negative thinking. ये तीन टेस्ट जो हैं, ये आजकल माहिरीन नफ्सियात इनको बहुत फैसिलिटी से इस्तेमाल कर रहे हैं, because with these tests and a number of other tests, psychological skills can be measured. अगर हम psychological skills को measure कर लें तो फिर हमें baseline data हमारे पास आ जाता है, और फिर हम माहिरीन नफ्सियात की हैसियत से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को किस बुलंदी तक लेके जाना है. And that is what we are going to talk about now. How can psychological skills be trained? In other words, what are some of the training programs available to psychologists to improve psychological skills in athletes and sports persons? बहुत से programs हैं, और उन सब programs को जब हम सामने रख के देखते हैं तो हम देखते हैं that there are 7 phases in psychological skills training program.
What are those phases? Let us take a look at those phases one by one. Phase number 1. Psychologists identify who is the client. They want to know the client, in other words, their sports person, as intimately as possible. Is it a male or a female? Is it a timid or a brave person? Is it young or old? Is it prejudiced or open-minded? Is it suggestible or contra-suggestible? There are so many things that the psychologists need to know about their client to begin with in the first phase. The second phase relates to initial meeting with the sports person. अब जब उसके बारे में, क्लाइंट के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में एक माहिर नफ्सियात को अच्छी तरह पता चल गया पहली स्टेज या पहली फेज में, तो दूसरी फेज में वो इनिशियल मीटिंग सेट करता है. आप जानते हैं कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो साइकोथेरेपी में भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि इनिशियल इंटरव्यू जो है वो क्या है, कहाँ हो रहा है. So the initial meeting between the psychologist and the athlete is of crucial importance. That is phase number 2. It is critical. Here the psychologist would know the person that he has read about in the first phase, and the client, the sports person, would also come to know about the psychologist. So that is the second phase of training. ये दो phases तो हैं preliminary phases उसकी. तीसरी phase है जब साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाही हासिल करता है. जिस तरह की स्पोर्ट्स क्लाइंट कर रहा है, इफ ही इज ए हाई जंपर, if he is an athlete and distance runner, if he is a swimmer, if he is a tennis player, then the sports psychologist must know as much as possible about the sport activity that the psychologist is going to deal in. He must know the ins and outs of that sports activity relative to his client. If the client is a swimmer, the sports psychologist, before he can train that swimmer, must know everything about swimming. If the person is an athlete, long distance runner, the psychologist must educate himself about long distance running as much as possible. For instance, they say 800 meters running, which is a middle distance running, is one of the most difficult races because it is a combination. It is somewhere in between a sprint and long distance. 100 meters, 200 meters, and 400 meters running are considered sprints. 1 mile, 3,000 meters, 5,000 meters, 10,000 meters, and marathon are considered long distance. Where is 800 meters race? 800 meters is somewhere in between. It is in between a sprint and a long distance. So if the sports person is training for 800 meters, then the psychologists need to know as much as possible about that race, the requirements of that race, who are the champions, how did they become the champions, and all of that. That is phase number 3. What is phase number 4? Development of a needs assessment program. After having known the client, after having known the sports, the psychologist is supposed to develop what is required from the sports person, what the sports person is expected to do in order to gain certain skills. The sports psychologist may use certain inventories, may use certain psychological tests, may see the sports person actually perform, may make a performing profile, that the sports person performs well in front of the home crowd, that the sports person does not perform so well when he or she is performing in the hostile crowd's presence.
that the sports person performs well when there are hardly any people in the stadium, that the sports person does not perform so well when the stadium is full. All of these things relate to needs assessment. What are the needs of the sports person? That is step number or phase number 4 in a skills development program. Skills development program, phase number 5 relates to what are those psychological methods and strategies that need to be taught to the person. अभी तक वो स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स पर्सन्स की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठी कर रहा था. अब फेज नंबर 5 में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल मेथड्स और स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई कर रहा है जो उनको सिखानी है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, सेल्फ टॉक करना है, उसको सीक्वेंसिंग बतानी है, उसको मोटिवेटिंग टेक्नोलॉजीज बतानी है. ऑल ऑफ दीज आर आइडेंटिफाइड at this stage is phase number 5. And then is phase number 6, where actual training or imparting of those skills is adopted, is given to the sports psychologist to learn. The sports person must now learn and practice. First, he must be taught or she must be taught by the sports psychologist. Then he or she must practice. And then he or she must continue to practice the skills that are being taught. What may be some of those skills? Some of those skills may include goal setting. Goal setting की एक मिसाल ये हो सकती है that the athlete may say that now I'm going to jump 26 meters in my long jump. Or a goal might be that a pole vaulter might say that he is going to use the pole vault and jump to a height of 19 feet. 100 meters runners might say that he is going to run those 100 meters in 10 seconds. These are all examples of setting goals. So this is how goals may be set. Psychologists may teach the person to relax, relaxation training. उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में आपसे काफी जिक्र किया. Psychologists may teach the person, the athlete, to involve in self-talk. We know that positive self-talk helps. We know that negative self-talks negatively impacts sports performance. The psychologist may tell the person to use imagery skills. The psychologist may teach the person to use attention skills. The psychologist may tell the person to use self-hypnosis. ये तमाम चीजें जो हैं, these are actual teaching routines. और ये स्टेज छठी स्टेज थी और आखिरी फेज है 7वीं फेज, when all of these procedures that have to be taught and practiced are put into a loop. When these procedures are applied again and again under the supervision of a psychologist, and then this psychologist evaluates whether putting these procedures into practice have improved the performance of the athlete or not. So phase number 7 involves putting them into operation and then evaluating them, putting them into operation on an ongoing basis, these methodologies and these techniques to improve skills, and then evaluating whether a person, a sports person, is improving his or her performance or not. So these are the 7 phases that psychologists use in putting the program into practice. Research shows that psychological skills training program, PSTP for short, इसका हम आगे भी जिक्र करेंगे, इसलिए इसको जहन में रखिएगा. PSTP stands for Psychological Skills Training Program. Research shows that it helps improving the sports performance of athletes and sports persons, provided it is continually put into operation and provided that it is evaluated from time to time on an ongoing basis. तो रिसर्च ने ये जाहिर कर दिया है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से
स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है. दैट इज द वैल्यू ऑफ PSTP, Psychological Skills Training Program. It has resulted in improvement of performance on the part of sports people, sports persons, and thereby hangs the value of the program. Before ending today's lecture, let us recap what we have talked about so far. हमने आज आपसे बहुत सी बातें की हैं. आप हैंडआउट्स भी पढ़िए और इंटरनेट पर बैठ के भी देखिए, और जो रेफरेंस की टेक्स्ट बुक हमने आपको बताई है उसमें भी देखिए. आप इससे लुत्फ अंदोज भी होंगे और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा. हमने आज देखा है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग जो है उसका क्या असर है. हमने देखा सबसे पहले कि लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए से कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर कोई असर है या नहीं है. याद कीजिए, हमने इस ज़िमन में आपको क्या बताया, क्या उसका असर है. याद आया आपको? हमने आपको बताया था कि इसका इम्प्रूवमेंट पे असर क्या है. रिसर्च हैज शोन, ए मेटा एनालिसिस हैज शोन दैट साइकोलॉजिकल intervention programs are effective. Remember that? We talked about meta-analysis. Would you please bring to your mind what is meta-analysis? It is a very recent and a very valuable research methodology. Meta-analysis. इसलिए मैं आपको इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपको meta-analysis के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. Meta-analysis is, remember, a summary of lots of researches that have taken place in the past and finding out the common elements in those researches. That is what meta-analysis is. And you remember that so far as intervention into sports of psychological technologies is concerned, research has shown that people have found that there is 85% increase of sports performance as a result of psychological intervention. This is what we saw. Then we saw that there are psychological skills that are related to sports performance, and those psychological skills can be measured. उसका भी हमने जिक्र किया आपसे, और हमने आपको 3 मेजर्स बताए थे साइकोलॉजिकल स्किल्स के. याद आया आपको? चलिए आपके लिए अयादा कर देते हैं. पहला मेजर ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल जिसका हमने नाम लिया PSIS 5, दैट इज साइकोलॉजिकल स्किल्स इन्वेंटरी फॉर स्पोर्ट्स, जो मेजर करती है एंजाइटी कंट्रोल, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, मेंटल प्रेपरेशन, मोटिवेशन और टीम ओरिएंटेशन को. दूसरी हमने जो मेजर आपको बताया था वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कॉल्ड ACSI, एथलेटिक कोपिंग स्किल्स इन्वेंटरी, जो मेजर करती है कोपिंग अंडर एडवर्सिटी को, पीकिंग अंडर प्रेशर को, गोल सेटिंग को, कोचेबिलिटी को, कंसंट्रेशन को, फ्रीडम फ्रॉम वरी और इस किस्म की चीज़ों को. और इस ज़िमन में मैंने आपसे बताया था कि कोचेबिलिटी क्या है और पीक एक्सपीरियंस क्या है. और तीसरी मेजर का जिसका हमने आपसे जिक्र किया था उसका भी नाम आप देख रहे होंगे, कॉल्ड टॉप्स, टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज, जो मेजर करते हैं कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक शख्स में मौजूद हैं. स्किल्स रिलेटेड टू सेल्फ टॉक, फॉर इंस्टेंस गोल सेटिंग, इमोशनल कंट्रोल, अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग. ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको ये मेजर जो है कॉल्ड टॉप्स, ये क्वांटिफाई करता है. हमने इन 3 मेजर्स का आपके साथ जिक्र किया, और फिर हमने कहा कि जब माहिरीन नफ्सियात को ये पता चल गया कि एक शख्स में किस हद तक ये स्किल्स मौजूद हैं और स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल्स कौन कौन सी हैं,
जो कम हैं या ज़्यादा हैं, तो फिर वो ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने डिवाइस किए हैं जिनके ज़रिए से उन स्किल्स को ट्रेन किया जा सकता है, उन स्किल्स को इनकलकेट किया जा सकता है, उन स्किल्स की तरबियत की जा सकती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स में। और इससे मुतल्लिक हमने आपको बताया कि कैसे ये मुमकिन है, और हमने इससे मुतल्लिक आपको इसकी 7 फेजेस बताई। उनका भी जल्दी से जिक्र कर लें। तज्जिया किया कि क्लाइंट कौन है, फिर हमने इनिशियल मीटिंग के बारे में जिक्र किया, फिर हमने एजुकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया, एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिर हमने जिक्र किया डेवलपमेंट ऑफ नीड असेसमेंट। ये डेवलपमेंट ऑफ नीड असेसमेंट क्या है कि एक शख्स जो है उसमें नीड क्या है और उस नीड को कैसे हम असेस करें। फिर हमने 5वीं फेज का जिक्र किया कि वो स्ट्रेटजीज और मेथड्स डिवाइस किए गए या डिवाइस करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो अप्लाई किए जाएं स्पोर्ट्स पर्सन पर। और छठा फेज इसका हमने बताया कि एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ दोज मेथड्स विच आर डिवाइस और विच आर डिस्कवर्ड। और इन मेथड्स में क्या क्या था, याद आया आपको? सेल्फ टॉक था, इसमें अटेंशन स्किल्स थी, इसमें इमेजरी थी, इसमें रिलैक्सेशन थी, इसमें गोल सेटिंग थी। ये तमाम के तमाम जो हैं ये वो तरीके हैं जिन पर चल के स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बेहतर हो सकता है। और आखिरी स्टेज जो थी जिसका हमने जिक्र किया, जो साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग की स्टेज है, दैट इज ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड ऑन गोइंग मेजरमेंट of the effect of the training program on the sports performance। ये 7 फेजेस हैं जिसके जरिए से स्किल्स की ट्रेनिंग की इंटरवेंशन की जाती है। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में मजीद आगाही हासिल करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए डू टेक ए लुक एट दिस लेक्चर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज, गॉड बी विद यू।